नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देहरादून में सीएम धामी ने स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में स्टार्टअप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे युवाओं को सीएम प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि जिन युवाओं के माध्यम से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम किया जा रहा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। युवाओं को हर एक क्षेत्र में काम करने का अवसर अगर किसी ने दिया तो पीएम मोदी ने दिया। वहीं सीएम उत्तराखंड स्टार्टअप ग्रांट की पुरस्कार धनराशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की है। मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है। और जो भी युवा जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे उद्यमी लोग भी उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं और हम सबका इस प्रकार से एक संवाद का कार्यक्रम इसको लगातार जारी रखेंगे उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। 2016 में चालू किया था एक चाय का स्टार्टअप। चाय क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बेवरेजेस है पानी के बाद में। अब बोला चाय, हम लोग जब कंजप्शन की बात करते हैं तो हम लोग को लगता है हम इंडियंस बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बट वी कम्स टू 29th रैंक, 29वें नंबर पे आते हैं हम लोग। इतना कम चाय पीते हैं बाकी जगह, तो इसका स्कोप बहुत था सर। स्क्रैच से चालू किया था। आज 370+ आउटलेट्स हैं पैन इंडिया। इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग क्या 1500 से ज़्यादा जो कुम्हार लोग हैं, जो सिर्फ जिनका रोज़गार चलता था मटका सुराही बना के या कुल्हड़ बना के, तो आज उनको निरंतर रोज़गार मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कुल्हड़ हम लोग दुनिया में यूज़ करें, 4.5 लाख कुल्हड़ एक दिन में हम लोग चाय बेचते हैं। इम्पैक्ट की बात करूं तो हमारे साथ में जो सबसे पहले लड़का था जिसने आया था, मनोज, अनाथ है वो। आज उस अनाथ लड़के के पास में, जो मनोज है उसके पास में आज उसका खुद का बंगला है, गाड़ी है और अभी वो यूएस का हम लोग उसका वीज़ा लगा रहे हैं, यूके का, तो वहाँ जा रहा है वो। अपने कॉलेज से तो पहले मैंने अपने कॉलेज को एक एप्लीकेशन बना के दी, जिसमें कि जितना भी एडमिशन प्रोसेस है और जितना भी उनका स्टूडेंट से रिलेटेड पूरा जो ऑटोमेशन है वो सारे सीआरपी के थ्रू करा। फिर मैं धीरे धीरे स्कूल्स की तरफ मूव करा मैंने, और जिसमें स्कूल्स में मैंने देखा कि अभी भी काफ़ी मतलब ये मैं आज से 4-5 साल पहले की जर्नी आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे सारा कुछ मैन्युअली होता था। तो उस सब चीज़ों को मैंने ऑटोमेशन करने के लिए स्टार्टअप मैंने ओपन करा, जिसमें कि स्कूल्स की जितनी भी डेली ऑपरेशनल टास्क है, चाहे भले ही वो फीस लेना हो, चाहे बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो। और फिर लॉकडाउन में क्या हुआ कि स्कूल्स का कनेक्शन जो है बच्चों से और टीचर्स से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली स्कूल्स ने बच्चों को पढ़ाया भी और बच्चों के रिजल्ट्स, एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करा, बच्चों से फीस भी ली। तो बेसिकली हमारा ERP में 30+ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि सारे ही डेली ऑपरेशनल टास्क जो है वो स्कूल्स के होते हैं। और आज मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित करा गया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ स्टार्टअप उत्तराखंड का। जो हमारी स्मॉलेस्ट सिटीज़ हैं, Tier 3, Tier 4 लाइक खटीमा, नारामता एंड सितारगंज, वहाँ पे हाइपर लोकल डिलीवरीज का हम लोग का मेन जो है स्टार्टअप है। अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने 1 करोड़ का GMV क्रॉस किया है, यानी उस एरिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस दिया है। जिसके बाद जो लोगों को लगता था कि उस एरिया में कौन ही यूज़ करेगा डिलीवरी सर्विसेज को, कौन ही मंगाएगा, बट हम लोगों ने इस चीज़ को ये साबित किया कि हर जगह पे स्कोप अवेलेबल है और हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी, जैसे सर ने कहा, पहाड़ों में और इन एरियाज़ में जहाँ पे बड़ी कंपनियां नहीं जा रही हैं, हम लोग वहाँ जाके ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के एलायंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राजकुमार ठुकराल से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और वह अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आए हैं। राजकुमार ठुकराल ने अभी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन करने की बात से इनकार कर दिया है और कहा कि वह मार्च में कोई फैसला लेंगे। आपको बताते चलें कि राजकुमार ठुकराल 2 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में उनका टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 27,000 से ज़्यादा वोट पाए थे। उन्हें रुद्रपुर का कद्दावर नेता माना जाता है। ऐसे में लोगों की निगाहें उनके अगले कदम पर हैं।
वो सम्मान देते हैं, आदर हम लोगों ने हमेशा आदर किया है, चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ। और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है, शांति मिली है, सुकून मिला है और उनके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहे। ऐसे में जब लारी को एक कार्यकर्ता के रूप में और मेरा भी दायित्व है कि मैं कांग्रेस को मजबूत करूं, कांग्रेस को खड़ा करूं, कांग्रेस को स्थापित करूं और सबको साथ लेके चलूं, परिवार को एकजुट करने की कोशिश करूं। और वही काम मैंने पिछले 40 वर्षों में किया है, कार्यकर्ता के रूप में किया है। और कुछ परिस्थितियाँ रही, मुझे उसको वे कहने भी कोई संकोच नहीं कि मैं उस परिवार में भी रहा हूँ जहाँ पर विगत दशकों से राजकुमार ठुकराल जी से काम किया, लेकिन आखिरकार मैं अपने मूल घर में वापस आया हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि भविष्य में क्या होगा और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी होंगी, राजकुमार ठुकराल जी को क्या फैसला लेंगे ये उनको तय करना है। लेकिन उनका जहाँ भी रहेंगे उनका वजूद, उनका मजबूत आधार जो उनके लिए हमेशा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के पखवाड़े को लेकर बीजेपी 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला का पर्व मनाएगी। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांजिट कैंप में वृक्षारोपण करके किया। अरविंद पांडे ने बताया कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके वह आभारी हैं और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है और जो जनहानि को महसूस किया है, उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, इस पूरे पखवाड़े को यानी 23 जून से लेकर 16 जुलाई तक हरेला का त्यौहार मनाया जाएगा और प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के हित में और जनता के हित में, जन जीवन को देखते हुए, कोविड की मुसीबत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। और मुझको भी इस कड़ी में छोटा सा दायित्व देके कि जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन के लिए, कोविड जैसी बीमारियां आगे आए तो उसको सामना करने के लिए इस लोक पर्व को अपना कार्यक्रम बनाया है और मुझको छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी है। और कार्यकर्ताओं को साथ लेके, हमारे विधायक जी हो गए, जिलाध्यक्ष जी हो गए, हमारे मंडल अध्यक्ष हो गए, जिलाध्यक्ष हो गए, सभी को साथ लेकर इस राज्य अतिथि गृह नैनीताल में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक आयोजित हुई। नैनीताल जिले के अंतर्गत नैनीताल, भीमताल और निकटवर्ती क्षेत्र की अमृत उपयोजना के अंतर्गत मास्टर प्लान की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों के स्टेक धारकों के साथ मंडलायुक्त ने बैठक की। आपको बता दें कि नैनीताल भीमताल का GIS आधारित मास्टर प्लान नागपुर की संस्था मैसर्स क्रिएटिव सर्कल द्वारा किया जा रहा है। संस्था के शहर नियोजक देवांग पांडे द्वारा PPT के माध्यम से महायोजना की विस्तार से जानकारी दी गई। सही कह रहे हैं, जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना, ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहे हैं, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल स्टेशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे। उसकी तो अगली बैठक होगी। ये पहली ये डिपार्टमेंट वाली बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से ये देखना था कि जो विभाग है उनकी क्या ज़मीन की ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि फ्यूचर में इसके लिए ज़मीन अभी से आरक्षित करनी हो। जैसे एग्जांपल कि सब स्टेशन बनना है, क्या हमारे पास स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, क्या लाइब्रेरीज हमारे पास होनी चाहिए, क्या और अस्पताल के लिए लैंड रखनी है, सीवर अगर सीवर लाइन एक्सपैंड होनी है तो STP के लिए लैंड चाहिए। तो उसकी बैठक आज मोटे तौर पे थी। और आप जानते हैं कि नैनीताल में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो हम कहाँ पे लैंड रिजर्व करें पार्किंग के लिए, वहाँ पे और कुछ ना बन सके, वो लैंड उसी के लिए रिजर्व रहे। इस सब पे चर्चा हुई है। जिन डिपार्टमेंट्स ने इनपुट अपने नहीं दिए हैं उनसे राइटिंग में मांगा गया है कि वो कृपा करके बताएं कि ज़मीन की आवश्यकता है अथवा नहीं है। जो डेटा की खामियों की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पार्किंग का डेटा और कितने लोग नैनीताल में आते हैं वीकेंड्स पे या पीक डे पे, उस पर दोबारा होमवर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो जनसंख्या होगी वो प्लानिंग के हिसाब से।
नैनीताल पुलिस अब हाईटेक कंट्रोल रूम से अपराध और यातायात व्यवस्था को संभालेगी। पीएम मोदी की घोषणा के तहत नगर निगम पुलिस विभाग को 40 लाख रुपए आवंटित करेगा, जिससे पुलिस का हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा, जिससे सीसीटीवी कैमरे समेत अपराध रोकने वाली अन्य व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा सके। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 40 लाख रुपए के बजट से हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जो सभी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसके अलावा शहर के हर कोने को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। हल्द्वानी स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन में सीसीटीवी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, एक साथ स्थापित किए जाएंगे। के द्वारा 40 लाख की धनराशि देने का आश्वासन दिया गया है। इसमें जो हमारा ऊपर कंट्रोल रूम के कमरे हैं, इनको 3 कमरों को कंबाइंड बना करके उसमें आपका वॉल बनाई जाएगी, जिसमें जो है पूरे शहर के सीसीटीवी को कंट्रोल वहीं से किया जाएगा। इसमें सीसीटीवी की संख्या काफ़ी बढ़ाई जाएगी, जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे सीसीटीवी और बढ़ाया जाएगा। ये अभी हमारा प्रपोजल बन रहा है, इसको 1 सप्ताह के अंदर हम लोग आपका मेयर साहब के सम्मुख रखेंगे और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। रूप से ट्रैफिक कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जितने केसेस वर्कआउट हो रहे हैं उसमें सीसीटीवी का योगदान। वहीं रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम ढेला निवासी 30 वर्षीय दीपक अधिकारी, जो कि सीआईएसएफ में काठमांडू में भारतीय दूतावास में जवान के पद पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले उसकी गोली लगने से मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना दूतावास के अधिकारियों ने दूरभाष पर परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार की देर रात मृतक जवान का पार्थिव शरीर सेना के जवान लेकर उनके गांव पहुंचे, जहां मौजूद परिजनों के अलावा सैकड़ों लोगों की आंखों में दीपक का शव देखकर नम हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार की सुबह जवान के शव को दूतावास से आए जवानों ने तिरंगे में लपेटकर पुष्प चक्र अर्पित करके उसे अंत सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। तो वहीं मृतक जवान के छोटे भाई धीरज अधिकारी ने अपने भाई की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुझे आदेश मिला कि आपको दिनांक 5 तारीख को जाकर के जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था और किसी कारण से कल जो है हो नहीं पाया, तो आज जो है सुबह हमने उसको ससम्मान उनको सम्मान। सियासत में था तो परसों नेपाल काठमांडू में इसकी पोस्टिंग थी पिछले 2 सालों से। तो कल परसों सुबह हम पे कॉल आई वहाँ से कि आपके भाई की जहाँ पे मतलब ड्यूटी थी वहाँ पे बॉडी मिली हुई है। तो अब उनके द्वारा कुछ कहा गया है, हमें कुछ और लग रहा है। अभी मामला संदिग्ध है, अभी जब इसकी हम जांच बैठाएंगे, अब उसमें जो भी फैसला होगा फिर वो। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने धर्मशाला और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में मेले के दौरान आने वाली समस्याओं और कांवड़ियों को असुविधा से बचाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रशासन की ओर से व्यापारियों से खाने पीने की वस्तुओं की निर्धारित रेट लिस्ट लगाने और बिना आईडी के किसी को कमरा न देने को लेकर अपील की गई। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए बनाए गए ट्रैफिक प्लान में भी स्थानीय लोगों और व्यापारियों से सहयोग की मांग की है। वहीं होटल और धर्मशाला संचालकों से भी प्रशासन का पूरा सहयोग करने की बात कही है। आज होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की थी। बड़े अच्छे ही माहौल में वार्ता हुई है। 2-3 चीज़ों का हम लोगों द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है, उस पर उनकी सहमति भी रही है कि वो जो भी हमारे कांवड़ यात्रा के दौरान लोग आएंगे, एक तो खाने पीने के सामान की रेट लिस्ट उनकी फिक्स होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी उनके धर्मशाला में या होटल में रुकेगा, अनिवार्य रूप से उनके आईडी प्रूफ के बिना उनको रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि नहीं, इसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। जितने भी हमारी धर्मशालाएं या होटल हैं उनसे कहा गया है कि अपने सीसीटीवी कैमरेज उनको पूरी फुली एक्टिवेट रखें। अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको भी ठीक करा लें अभी से, और उसकी 15 दिन के मिनिमम। मसूरी वन प्रभाग के गांव दानियों का डांडा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर उप वन संरक्षक कहकशां
नसीम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने ग्रामीणों ने दानियों के डांडा आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को रोकने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी वन प्रभाग को पत्र दिया जा चुका है, जिस पर वन विभाग ने कहा था कि जब तक उस क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता तब तक पक्का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पे कोई एक प्रार्थी हैं जिनकी उस खसरा नंबर में भी शायद ज़मीन है, एक बड़ा खसरा है और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। वहाँ पे उस खसरे में क्या पोजीशन है हमारा आरएफ एरिया में, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है, तो आरएफ एरिया में कहाँ हमारी कहाँ ज़मीन है वो रेवेन्यू को भी हम लोगों ने लिखा हुआ है। और इन लोगों गाँव वालों के कहने पर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो S2 केस इशू करते वो भी हमने किया हुआ है, जो कि जांच में जहां पे जो भी इसकी लीगल कार्रवाई। वहीं लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा कि आगामी 11 जुलाई को गरीबों को आवास आवंटित किए जाएंगे। उन्हें बताया कि लालकुआं आंशिक संशोधन और लाभार्थियों के साथ अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नगर पंचायत द्वारा 11 जुलाई को 100 लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के प्रयासों से IHSDP के तहत नगर पंचायत द्वारा 100 गरीबों को आवास आवंटन की योजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब आंशिक संशोधन के तहत लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया देना होगा और इसके अलावा बिजली पानी का बिल भी भुगतान करना होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा कि यह सब प्रक्रिया मेंटेनेंस के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट द्वारा गरीबों को आवास आवंटित कराए जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त हम प्रयास कर रहे थे कि गरीबों को कमरा मिल जाए। आज एकदम अंतिम निर्णय क्या 11 तारीख को हम विधायक जी को भी चिट्ठी लिखे हैं आज, और विधायक जी को भी चिट्ठी मिल जाएगी। अब पूर्व चेयरमैन साहबों को भी बुला रहा हूँ और सबके सहयोग से 11 तारीख को हम जो है बांट देंगे। इसमें आप सबका ही बहुत भारी समर्थन और सहयोग मिला है। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये योजना गरीबों के लिए पहले आई थी। गरीबों के लिए योजना आई थी कि निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन जो उस समय भी मैं बांटने जा ही रहा था तब तक केंद्र से आदेश आ गया कि आप इसको निःशुल्क नहीं देंगे, इसको आप किराए में देंगे। तो फिर हमें उस प्रक्रिया को चालू करना पड़ा। उस प्रक्रिया के तहत अब ये गरीबों को किराए में, सरकार ने तो डिसाइड किया था 1000 रुपया, लेकिन हमारा बोर्ड और बोर्ड के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मैं उसे 500 रुपये किराए में जनता, हमारे गरीब जनता को दे। वहीं मानसून के मद्देनजर डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा को लेकर पहले संचार व्यवस्था दुरुस्त की जाए, जिससे आपदा के दौरान दिक्कतों को तुरंत ठीक किया जा सके। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तहसील के अंदर बनाए गए आपदा कंट्रोल रूम को मुस्तैद रखें, जिससे कि आपदा के समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सभी तहसील और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सैटेलाइट फोन की व्यवस्था भी कराई जाए, जिससे कि त्वरित आपदा की जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि मानसून आने से पहले ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक 3 महीने का राशन पहुंचाने का काम किया गया है, जिससे कि अगर इस बार आपदा आती है तो उन लोगों तक खाद्यान्न की किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। सर देखिए, ज़िले में फ़िलहाल अभी तक जो बारिश हुई है इतना डैमेज हमारा नहीं हुआ है, और पिछली बारिश में केवल 2 सड़कें हमारी बंद थी, वो खुल चुकी हैं, और टोटल जनपद में लगभग 1243 के करीब हमारी सड़कें हैं, तो ये लगभग सब खुली हुई हैं। और आपदा को देखते हुए राशन की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। एडवांस में हम लोगों ने अगस्त माह तक का राशन दे दिया है, सितंबर माह का भी हम लोग बांट रहे हैं। जितनी बाढ़ चौकियाँ हैं हमारी वो सब एक्टिव हो गई हैं। हमारे जनपद में 2 SDRF की टीमें, एक राजभवन में बैठती है, 2 कुशा कुटोली में, तो वो भी एक्टिव मोड में ही है। और ऐसे दूरस्थान जहाँ पे दूरसंचार की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, ऐसे स्थानों में दूरसंचार की व्यवस्था के माध्यम से कोई भी काम करने के लिए
हमारे अपने जितने भी सब डिवीज़न हैं, तहसील हैं, वहाँ पे हम लोगों ने सैटेलाइट फ़ोन्स हम लोगों ने दे रखे हैं। और सिंचाई विभाग ने भी अपनी चौकियाँ ठीक कर ली हैं। और लाल कुआं में जहाँ लास्ट ईयर कभी काफ़ी बारिश हुई थी और बाढ़ आया था, उससे काफ़ी 2-3 घर बह गए थे। तो इस बार वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए लगभग 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस का जो हम लोगों ने रिवर को चैनलाइज कर दिया जहाँ पे लास्ट ईयर नुकसान हुआ था। ऐसे नंदौर में भी जहाँ जहाँ लग रहा है कि हमें इस बार नुकसान होगा, जिन जगहों पे वहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माणों पर जल्दी से ही बुलडोजर चलेगा। MDDA ने अवैध निर्माणों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। बता दें कि पशुलोक विस्थापित आमबाग और निर्मल ब्लॉक में लगातार बड़ी बड़ी इमारतें बिना नक्शा के बनाई जा रही हैं, जिनसे जान माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। MDDA के सचिव के मुताबिक अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिस्ट बनाई जा रही है। जल्दी ही अवैध निर्माणों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो भी किया जाएगा। ऋषिकेश में तमाम ऐसे जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। MDDA की टीम ऋषिकेश में कई जगहों पर, जैसे निर्मल बाग है, आम बाग है, शिवाजी नगर है, बापू ग्राम है, गुमानी वाला है, कतिपय ऐसे जगह हैं जहां शिकायतें बराबर मिल रही हैं। वहां हम लोग कितने लोगों ने वहां फ्लैट बना लिए हैं और इलीगल फ्लैट कितने बने हैं उनकी हम चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है धार्मिक प्लेस पर, उसको तत्काल हटा दिया जाए। इसमें हम लोगों ने चर्चा कर ली है, हमने अपने विभागीय स्तर पर भी मीटिंग कर लिया है और तत्काल हम इस आदेश का अमल दरामद करने वाले हैं। और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको तत्काल ध्वस्त कर दिया। पुराने टिहरी बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको खाली करवाने के लिए नगरपालिका की टीम अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची थी, जिसके चलते नगरपालिका का टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मसूरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आए दिन सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया तो भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद नगर पालिका की टीम को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। देखिए, पूरी तरह से जहाँ तक मैं किसी की बात में नहीं जाती, नगर पालिका अगर अपने प्रति इतनी जागरूक है कि अतिक्रमण हो रहा है तो पूरे शहर में एक लिस्ट बनाए, देखिए वहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पता नहीं, कहीं तो रात रात होटल खड़े हो जा रहे हैं, रात रात दुकानें खड़ी हो जा रही, कहीं जो बेचारा अपना घर कैसे गुजर बसर कर रहा है उन लोगों के पीछे पड़े। तो मैं जहाँ तक बोलती हूँ कि अन्याय जो होगा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय स्वरूप देखें और एक लिस्ट जारी करें। और आप अतिक्रमण देखें कि आप मालिक हैं, नगर पालिका के ईओ हैं, जो भी हैं वो देखें नगर कहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, ये आप देखिए। जहाँ तक लड़ाई है इन लोगों को ही, मुझे लग रहा है पूरे शहर में मुझे लग रहा है दो ही लोगों को ज़्यादा दिखाई जा रहा है, या तो कोई इनके ऊपर प्रेशराइज है, क्या है इनके ऊपर कोई दबाव है, जो जिस तरह से ये इनको खाली करवाने में लगातार। एक तरफ से अतिक्रमण को हटाएंगे और इन लोगों को हमने वो कर दिया, समय दे दिया है कि ये 1 हफ्ते के अंदर अपना हटा दें, अन्यथा हमें मजबूर होने के सारे लोगों का अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई एक तरफ से हटाइए, दो को क्यों हटाएं? बिल्कुल, हम एक तरफ से हटाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए एक समानता रखेंगे। विरोध भी काफी हुआ यहाँ पे, काफी लोगों ने विरोध तो जनता का है, जनता करेगी विरोध, जनता का तो मामला है। नगर पालिका आगे किस तरीके की कार्रवाई करेगी सर इसको लेकर? हम तो इसके लिए तो अतिक्रमण। वहीं ऊधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने बैठक कर तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों ने तमाम मुद्दों को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अंकित कुमार और प्रदेश महामंत्री योगेंद्र विशाल ने कर्मचारियों को संबोधित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार शासन स्तर पर ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कर्मचारी हित में शासन ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को 1% का महंगाई भत्ता दिए जाने और ITI प्रशिक्षण प्राप्त मीटर रीडर को कुशल श्रेणी का वेतन दिए जाने की मांग भी उठाई है।
उत्तराखंड के सितारगंज में कैलाश बेंगुल नदी की बाढ़ से ग्रामीणों को बचाने के लिए प्रशासन ने 3 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। वहीं बाढ़ चौकियों में अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वहीं प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर चुका है। दोनों नदियों की निगरानी के लिए प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को लगाकर, आपको बता दें कि जिससे लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए कर्मचारियों को भी लगा दिया है। बाढ़ चौकियां 15 जून से 30 सितंबर के लिए बनाई गई हैं। वहीं सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सितारगंज प्रशासन ने 3 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों से नदी का जलस्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दी है। अंतर्गत हमने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो मानसून सत्र है 15 जून से 30 सितंबर तक के लिए तहसील अंतर्गत 3 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। परगने के अंतर्गत 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 3 हमारी सितारगंज में हैं, 2 हमारी नानकमत्ता तहसील में हैं। इन सब के लिए हमने तहसील अंतर्गत एक बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो 24x7 खुला रहेगा और जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार नामित किया गया है। करीब के ग्रामीणों के लिए हमने नज़दीक में आश्रय स्थल भी खोले गए हैं जिसमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, इंटर कॉलेज हो गए, जूनियर हाई स्कूल हो गए, ये हमने चिन्हित किए गए हैं। और क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक को भी हमारे द्वारा जो वहाँ के स्थानीय कंट्रोल दुकानदार हैं उनके वहाँ राशन की। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बाराकोट ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस के मौके पर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तहसील दिवस में आए आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय से किया जाए। साथ ही आम जनता की शिकायतों का निस्तारण भी सही समय पर गुणवत्तापरक किया जाए और निस्तारित की गई समस्या की जानकारी शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में कुल 56 फरियादियों की समस्याओं को दर्ज कर उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। तहसील बाराकोट का तहसील दिवस जो संपन्न कराया गया तो उसमें लगभग 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें 100 से अधिक शिकायतें थी। तो अधिकतर शिकायतें पेयजल और सड़क की थी। पेयजल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी मीटिंग होनी है 17-18 जुलाई को, तो उसमें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। और जो हमारी सड़क की हैं उसमें जो माइनर वर्क्स होने हैं उनको जेसीबी से जल्दी कराए जाने के, और जो बड़े वर्क्स होने हैं उनको शासन को एस्टिमेट तुरंत भेजें। और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं तो 2 पंचायत सेक्रेटरी चंपावत में 14 हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो 3 हैं यहाँ पे। तो ये जो इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए गए। 1-2 दिन में यहाँ पे 2 पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टिंग की जाएगी। और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं पूरे जनपद में उनकी कमी है, तो उसमें देख रहे हैं कि कहाँ से एक ग्राम विकास अधिकारी तुरंत जो हमारी बाराकोट तहसील है वहाँ भेजा जाए। और बाकी NH से संबंधित और बिजली से संबंधित समस्या थी तो उसमें वहाँ पे NH और UPCL के अधिकारियों को निर्देश दिया। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।